बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 100 जनरल मैथमेटिक्स की मिड टर्म की तैयारी के हवाले से आज मैं एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं 6 टॉपिक्स कवर करूँगा। तो मेरी कोशिश होगी कि जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट कराऊंगा। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ हैं उनके लिए मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है, यानी ये आपके एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है कि सेट क्या होता है। तो ये एक कलेक्शन होती है, आपको पता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। और सेट जिन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है उसके एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, तो यहाँ पर पर्सन्स एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ईच क्वाड्रप्ट इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑफ द सेट, ठीक है। ईच क्वाड्रप्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वाड्रप्ट, तो क्वाड्रप्ट जो है ये एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सेट के और सेट की डेफिनेशन, सेट के एलिमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसी तरह आपको ये कोई एक दो स्टेटमेंट दे के आपसे पूछ सकता है कि सेट के एलिमेंट कौन से हैं, ओके। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये कैपिटल लेटर से इसका इजहार किया जाता है, यानी सेट को ज़ाहिर करने के लिए कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी वगैरह से इसको शो करते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर से शो नहीं करते। सेट दिया गया है 1 2 3 4, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए लगा देंगे, बी लगा देंगे या सी लगा देंगे। आगे सेट को ज़ाहिर करने के 2 तरीके यहाँ पर आपकी बुक में दिए गए हैं। ऐसे बेसिकली 3 तरीके हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके, कंबाइन करके 2 तरीके दिए गए हैं। एक है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में हम जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नंबरिंग की शक्ल में एज इट एज लिख देते हैं। जैसा कि 1 से 5 नंबर की जो काउंटिंग है उसको हम 1 2 3 4 5 तक अगर एज इट एज लिख दें तो ये आपका रोस्टर मेथड आएगा। सेकंड है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट वेरिएबल्स का होता है, दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होती है। तो आगे इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है जी। तो सेट को ज़ाहिर करने के कितने तरीके हैं जी? ये आपको पेपर में एमसीक्यू इस तरह बना सकता है कि 1 2 3 4 5 दे के आपको पूछ सकता है कि ये कौन सा मेथड है। तो ये रोस्टर मेथड है, सेट बिल्डर नोटेशन है, एंड सो ऑन ऑप्शन दे सकता है। नोटेशन की, सेट बिल्डर नोटेशन की एग्जांपल देख ले। जैसे कि ये 5 नंबर हैं, इनको सेट बिल्डर में शो करना हो तो बहुत सिंपल है। एक्स व्हेन एक्स, ये जो एलिमेंट है इनको हमने एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। लेस देन किससे ये छोटे हैं, 6 से, एंड एक्स इज अ काउंटिंग नंबर, ओके। एक्स इज अ काउंटिंग नंबर इस सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो पेपर में ये आपको दे सकता है और ये आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सा मेथड है एमसीक्यूज में, ओके। अगर कोई एलिमेंट सेट में मौजूद हो तो उसको हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं। जैसे 3 सेट में मौजूद है तो 3 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स का सिंबल है, ठीक है, यानी इसमें इसका रुकन है या बिलोंग करता है ए से। अगर नहीं होगा तो उसको नॉट कर देते हैं, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये भी एमसीक्यूज में बन सकता है। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो, जैसे कि इसमें 3 एलिमेंट है, कोई भी ना होता, तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं या फिर नल सेट कहते हैं। उसको ज़ाहिर करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप ब्रैकेट को सिंपली यानी विदाउट एन एलिमेंट इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, या फिर ये फाई का सिंबल यूज़ करते हैं, ओके जी। यूनिवर्सल सेट को यू से शो किया जाता है और ये तमाम थिंग्स पे
मुश्तमिल होता है, जो कि आपने सेट डिस्कस की करने होते हैं, यानी ये तमाम के तमाम सेट आपके यूनिवर्सल सेट से लिए जाते हैं। ठीक है, ओके जी। आगे सबसेट है। सबसेट का या प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है वो डिफरेंट है। प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल है ये सिंपल है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और अगर तो सबसेट सिंपली शो करना हो तो इसको हम इक्वल भी लगा देते हैं, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ये आपको एमसीक्यूज़ में इस तरह पूछ सकता है कि ये जो सिंबल है ये किसका है। तो ये जो सिंबल है ये आपका सबसेट का है। ठीक है, किसी भी सबसेट को शो करने के लिए, एक सेट के दूसरे सेट के अंदर सबसेट शो करने के लिए ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, और प्रॉपर सबसेट होता तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं डालते। ठीक है, अच्छा अब ये सबसेट होता क्या है, ये भी आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यानी तहती जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, जो कि अगर कोई से दो सेट हों, जैसे ये ए है 372 और बी होता 372 एंड 4, तो ये ए के तमाम एलिमेंट उस बी में मौजूद होते, तो हम कहते हैं फिर कि ए जो है वो बी का सबसेट है, उसको इस तरह शो किया जाता है। ओके, प्रॉपर सबसेट को इस तरह शो किया जाता है। अगर तो इक्वल हो तो याद रखिएगा ए भी बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है 1 2, तो दोनों बराबर भी हैं, और ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है, तो इसको इक्वल से शो करते हैं। इक्वल यानी ए इज इक्वल टू बी, और दोनों सूरतों में ये ए बी का भी सबसेट होना चाहिए और बी ए का भी सबसेट होता है। ठीक है, आगे इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में आपको पता है दोनों के जो कॉमन होते हैं वो लेते हैं, यूनियन में दोनों को मिला के लिखते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते। आगे इंटरसेक्शन की और यूनियन की कंबाइंड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ए यूनियन बी के इक्वल, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा बी यूनियन ए के। ओके, इस तरह इंटरसेक्शन में भी है। एसोसिएटिव में क्या है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट चेंज हो जाती है। अगर 3 से सेट ए बी सी हो, इधर ब्रैकेट है तो इक्वल में ब्रैकेट इसको हटा के जिसमें नहीं है उसको मिला के ब्रैकेट आ जाती है, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये दोनों को मिला के होती है, यूनियन को भी और इंटरसेक्शन को भी। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बी से भी और सी से भी, इसको लेके, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इस तरह अगर ये यूनियन पहले और इंटरसेक्शन बाद में हो तो ये आपका आ जाता है। आगे कुछ सेट्स हैं नेचुरल नंबर के, इंटीजर नंबर के। नेचुरल नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर जो हैं वो भी 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन प्लस माइनस दोनों होते हैं, +-1 +-2 +-3, यानी -1 और +1 वाला भी आ गया, -2 और +2 वाला भी आ गया। तो ये नेचुरल में और इंटीजर में ये फ़र्क है, ये इसको जी से ज़ाहिर करते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को क्यू से शो किया जाता है। तमाम जो पी और क्यू की फॉर्म में नंबर लिखे जाते हैं, पी और क्यू आपके इंटीजर होते हैं। ठीक है, पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए, वो आपके रैशनल होते हैं। एक इसकी पहचान ये है कि जो 2/3 -3 × 1/2 0.333 एंड सो ऑन, ये रैशनल है। इसी तरह ये 7 अगर आप पूछें तो ये एक इंटीजर नंबर है, इसके नीचे अगर कुछ ना तो 1 होता है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन याद रखिएगा कि कुछ फ्रैक्शन या कुछ इंटीजर फ्रैक्शन में होते हैं लेकिन वो रैशनल नहीं होते, जैसा कि 22/7 है। वैसे बेसिकली हम जो पाई की कीमत है वो 22/7 लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं, लेकिन होता नहीं है इक्वल। एनी हो, तो ये जो नंबर हैं इनको चेक करने के लिए क्या ये रैशनल है कि नहीं रैशनल है, उसके लिए आगे हम इसको फ्रैक्शन में यानी इशारे में चेंज करके देखते हैं। अगर तो नंबर रिपीट हो रहे हो, जैसे ये 0.333333 रिपीट हो रहे हो, एक पैटर्न से चल रहे हो, तो वो रैशनल होते हैं। अगर पैटर्न से ना चलें, जैसे 0.31 32 37 एंड सो ऑन, ये रिपीट नहीं हो रहे, 31 32 आ गया, 37 आ गया,
ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए जो पाई है ये भी इरेशनल होता है, और जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं ना, जज़र के अंदर जैसे 2 है 3 है, ये भी इरेशनल होते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करके देखेंगे तो इशारिये के बाद ये रिपीट नहीं करते अपने आप को। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो आगे एक ये एमसीक्यूज़ है कि नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट है, और इंटीजर जो है वो रैशनल का सबसेट है, और रैशनल जो है वो रियल नंबर आर का सबसेट है। आगे कार्डिनैलिटी क्या होती है जी? कार्डिनैलिटी किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। ठीक है, कार्डिनैलिटी दो तरह की हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट में काउंटेबल नंबर होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट जो है वो यानी जिसमें क्या होगा, एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एट लीस्ट एज मैनी एलिमेंट्स एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, इसको भी आप छोड़िएगा, लेकिन आपने ये याद रखना है कि कार्डिनैलिटी के हवाले से दो तरह के सेट होते हैं, फाइनाइट कार्डिनैलिटी वाले और इनफाइनाइट कार्डिनैलिटी वाले। आगे कार्डिनैलिटी को ये डबल बार के अंदर लिखा जाता है सेट को, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ए की कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए। ओके, आगे जी, अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर यानी जज़र के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं रहते, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, या कम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। ओके, तो ये कम्प्लेक्स नंबर जो है वो -1 की जज़र को हम अयोटा का नाम देते हैं। -1 की जज़र किसके बराबर होता है? अयोटा के बराबर होता है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, याद रखिएगा। तो a + b अयोटा ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम क्या नाम देते हैं? कम्प्लेक्स नंबर का। a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। ओके, कम्प्लेक्स नंबर को हम c से शो करते हैं। आगे कॉन्जुगेट किसी कम्प्लेक्स नंबर का लेना हो तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं? a + b अयोटा है, नेगेटिव कर देते हैं साइन को, तो यानी ये g के ऊपर स्टार लिखा है, जी के ऊपर इस तरह भी लिखा जा सकता है, कॉन्जुगेट को इस तरह भी लिखते हैं। तो ये a - अयोटा b जी का कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट लेना बहुत सिंपल है, आपने जस्ट सिंबल साइन सारी चेंज कर देना, प्लस या माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, किसको? अयोटे वाले को, दूसरे को नहीं छेड़ना। ठीक है, आगे इनको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई आम तरीके ही से करते हैं। 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5 के साथ कर दिया। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर अयोटा की फॉर्म में लिख लेना है। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। इस तरह एडिशन करेंगे, एडिशन में भी क्या करते हैं? पहले को पहले में ऐड कर लेते हैं, a+ को c में ऐड कर देते हैं, b को d में ऐड कर देते हैं और अयोटा यहाँ पर आ जाता है। ये एडिशन होगी। इस तरह सब्ट्रैक्शन भी आपकी आ जाती है। ओके, तो पेपर में ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो दे सकता है कि 2 नंबर आपको देगा, उनका आपने मल्टीप्लिकेशन लेना होता है। अच्छा, अगर तो फ्रैक्शन में आपने मल्टीप्लाई करना हो, यानी 3 + 11 अयोटा डिवाइडेड बाय -1 - 2 अयोटा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट में कैसे करेंगे? ऊपर वाले को ऊपर वाले से कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये सिंपली दे दे और कहे कि इसको सिंपलीफाई करें, तो सिंपलीफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि इसको कॉन्जुगेट ले लेंगे। -1 + -2 होता है तो प्लस करके ऊपर ज़रूर भी देंगे, मल्टीप्लाई भी करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये आपने बाद में इनको ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर ले आना है। ठीक है जी, आगे इसका कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस निकालने का तरीक़ेकार, z का मॉडुलस, इसको हम बोलेंगे z का मॉडुलस। जिस सेट में इसको कार्डिनैलिटी बोलते हैं, जबकि कम्प्लेक्स नंबर में इसको हम मॉडुलस का नाम देते हैं। तो ये a² + b², जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, -2 + 5 का आपको बोलता है जी कॉन्जुगेट निकालें, तो सिंपली -2 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 5 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आपका 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। आगे हम टॉपिक 2 की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन है
दो सेट अगर ए और बी हो तो उन दोनों के दरमियान एक ऐसा मैप या रिलेशन जो है कि हर एक पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के साथ रिलेट करे। ठीक है, पहले सेट के एलिमेंट जो है अगर दूसरे सेट के साथ रिलेट करें तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अगर टाइप ऑफ रिलेशंस हैं, 1 to 1 रिलेशन है। 1 to 1 में क्या होगा कि हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेट करेगा, 1 to 1 रिलेशन होगा। मैनी टू मैनी रिलेशन में क्या होगा कि एक जो है बहुत से नंबरों से लिंक करेगा। जैसे अहमद देखें, अहमद दुबई से भी कर रहा है, अहमद पेरिस से भी कर रहा है। ओके, इसी तरह पीटर है, पीटर मैनी नंबर जो हैं मैनी नंबरों से लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है। आगे इस तरह पेरिस देखें, पेरिस भी इससे भी लिंक कर रहा है, इससे भी लिंक कर रहा है, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन है। ये अपने ग्राफ से देखें, आपको ग्राफ में ये पूछ सकता है एमसीक्यू बना के कि ये कौन सा रिलेशन है। इसी तरह मैनी वन रिलेशन है। मैनी वन का मतलब ये है कि ये बिलाल जो है ना, बिलाल, पीटर और सलमान ये मैनी में आ जाते हैं। यानी मैनी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किससे बिलोंग कर रहे हैं, किससे लिंक कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, 62 से। इसी तरह ये दो जो हैं ये किससे रिलेट कर रहे हैं, 64 से। तो ये जो रिलेशन है ये आपका मैनी टू वन रिलेशन है। आगे 1 to मैनी रिलेशन आ जाता है, यानी एक एलिमेंट बहुत से, जैसे 14 है, पेन से भी पेंसिल से भी कर रहा है, तो ये 1 to मैनी रिलेशन आपका आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर मैनी वन और 1 to 1 यानी ये वाला जो है ना, मैनी वन और 1 to 1 जो है वो फंक्शन होंगे। ये वाले, ये दोनों फंक्शन नहीं होते, क्योंकि जब पहले नंबर में रिपीटिशन आ जाती है ना तो वो फंक्शन नहीं रहता, ये याद रखिएगा। अगर पहले नंबर में मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, तो वो फंक्शन नहीं रहता। तो लिहाजा सॉरी, मैनी वन है, वन मैनी नहीं है, बल्कि इसमें रिपीटिशन हो रही है तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये वाला फंक्शन नहीं है, सॉरी, मैनी वन है ये वाला। ओके, ये आपका फंक्शन है जी। नेक्स्ट, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन में याद रखिएगा कि अगर आप उसका ग्राफ बनाएं तो वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्री होगा, वर्टिकल एक्सिस के क्या होगा, सिमेट्रिक। जैसे ये है, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, तो ये आपका इवन फंक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर रीजन के सिमेट्री हो, जैसे ये है, रीजन से सिमेट्री करे, ये रीजन है ना, तो इससे सिमेट्री इसकी पाई जाए, तो ये आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये तो ग्राफिकल तरीके से इसकी डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपने थ्योरम में देखना हो, अगर माइनस वैल्यू पुट करने से जवाब फिर वही आ जाए, एफ माइनस एक्स, एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो इवन है। अगर माइनस करने से जब बाहर माइनस आ जाए तो आपका ऑड फंक्शन होगा। ओके, इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं। आगे फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्लस में अलग अलग लिख सकते हैं, एफ प्लस जी एक्स को एफ एक्स प्लस जी एक्स, माइनस में भी अलग अलग लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में भी अलग अलग लिख सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी, सॉरी डिवीजन में भी अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर कोई से दो फंक्शन एफ और जी हो तो एफ कंपोजिट जी, ये जो ओ लिखा हुआ है छोटा सा, इसको हम कंपोजिट पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये निकालने के लिए एक एग्जांपल हम देखेंगे। एफ कंपोजिट निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। ये आपको एफ एक्स दिया गया, ये जी एक्स दिया गया, हमने एफ कंपोजिट एक्स निकालना है। तो एफ एक्स दिया गया यहाँ पर आपको, ये देखिएगा, मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लिखते इस तरह है, एफ जी एक्स। ठीक है, पहले तो आपने एफ को ऐसे लिखना है, जी एक्स की जगह कीमत लगा देनी है जो कि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का 5 नंबर का आ सकता है।
अब आपने एफ एक्स फंक्शन लेना है, वहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। ये आपका एफ एक्स फंक्शन है, तो 3x की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा +2 एज इट एज आ गया। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। ठीक है, कंपोजिट निकालने का ये 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल मस्ट आ सकता है, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, आगे जी इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन अगर आपके पास एफ ए इज इक्वल टू बी है, तो एफ ए आप एफ को उठा के उधर लेके जाएं तो इनवर्स बन जाएगा, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन को हम इस तरह शो करते हैं, एफ इनवर्स ए सॉरी एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए भी आप एग्जाम्पल इसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है एफ फंक्शन की, वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है, और जो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है वो असल फंक्शन की डोमेन बन जाती है, उल्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है आपने। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये एफ एक्स आपको दिया गया है, वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स फंक्शन जो भी दिया गया होगा उसको अपने पहले वाई रख लेना है। ठीक है, तो आपने इनवर्स फंक्शन निकालना है, y-3 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले आपने y रेड कर लिया, एफ एक्स, तो एफ एक्स एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर +3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बेसिकली x की कीमत निकालनी है, तो x की कीमत निकालने के लिए पहले इसको 3 को इधर लेके आए, y-3 हो जाएगा, फिर इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो फाइनली ये आपकी आ जाती है। जब ये आपकी x की वैल्यू निकल आती है ना, तो वो वाली वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी होती है, एफ एक्स वाले में। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट कर देनी होती है। ओके, तो ये आपका y इज इक्वल टू +2 प्लस फाइनल जो आंसर है ये आपका एफ इनवर्स x में आ जाता है। ठीक है जी, तो आगे एफ कंपोजिट एफ इनवर्स निकालना आपको आता ही है, वो आप निकाल सकते हैं जी। ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको इक्वेशन दे के पूछ सकता है कि ये कौन सा फंक्शन है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है जी, और क्वाड्रेटिक फंक्शन पैराबोला ग्राफ बनाता है। ठीक है, अच्छा, अगर कह रहा है कि आप वैल्यू ए और सी की चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर ए और सी की वैल्यू है ये आप चेंज कर दें, तो क्या होगा, अगर ए इज़ पॉजिटिव द ग्राफ कनकेव्स डाउनवर्ड, अगर ए पॉजिटिव है तो वो कनकेव डाउनवर्ड होगा, जैसे कि ये है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर उसने केसेस दिए हुए हैं। अगर ए नेगेटिव है द ग्राफ कनकेव अपवर्ड, तो ये कनकेव अपवर्ड होगा। ओके, अगर ए नेगेटिव है। सी इज़ पॉजिटिव, ग्राफ मूव्स सी यूनिट अप, तो ग्राफ जो है वो अप की तरफ जो है वो मूव करेगा। ओके, अगर नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा। ओके जी, अच्छा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का। ओके जी, अब डिस्क्रिमिनेंट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर बी डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो तो रियल सोल्यूशन आएंगे, अगर इक्वल हो 0 हो तो 2 डिस्टिंक्ट रियल सोल्यूशन होते हैं, अगर ग्रेटर हो, अगर इक्वल हो तो 1 सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इसमें कितने थे, 2 ग्रेटर में, और अगर 0 के इक्वल आ जाए तो एग्जैक्टली 1 रियल सोल्यूशन आता है। लेस देन 0 तो नो रियल सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, रियल सोल्यूशन नहीं होगा, कम्प्लेक्स या इमेजिनरी सोल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। चलिए जी टॉपिक 3 की तरफ, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का ये टॉपिक है। सबसे पहले मैट्रिक्स की तारीफ देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी अगर रेक्टेंगल अरेंजमेंट में नंबरों को लिखा जाए यानी रोज़ और कॉलम की शक्ल में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स की एक नोटेशन है। मैट्रिक्स को भी कैपिटल वर्ड से बड़े और छोटे से शो करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर m जो है वो रोज़ को शो करता है, ये वाला जो m है
ठीक है, और एन जो है वो आपका कॉलम को शो करता है। और अगर आपने आर्डर निकालना हो तो आर्डर जो है वो एम क्रॉस एन होगा, यानी रोज़ को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि आर्डर क्या है, तो रोज़ पहले काउंट करेंगे, 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 2 है, तो 3 × 2 इसका आर्डर हो जाएगा। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो दरमियान वाला डायगोनल होता है ना, ये 1 के बराबर होते हैं, सारे 0, बाकी सारे 0 होते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब जितना उसका ऑर्डर हो उसको हम यहाँ पर आई, यानी अगर 3/3 है तो 3/3 लिख देते हैं, 4/4 है तो यहाँ पर 4/4 लिख देते हैं। ओके जी, आगे जी इन्वर्स है, ए इन्वर्स, इसको हम शो इस तरह करते हैं। ए इन्वर्स जो है ये बेसिकली इसका फार्मूला यहाँ पर नीचे दिया गया होगा, वो हम देखते हैं, लेकिन चले पहले इसके ऊपर जो MCQs बनते हैं वो हम देख लेते हैं। अब ए इन्वर्स जो है इसको लिखने का तरीका इस तरह लिख सकते हैं, x = A इन्वर्स B, ठीक है, x = A इन्वर्स B। कह रहा है कि अगर A इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, जो कि इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, एचेलॉन फॉर्म क्या होती है? अच्छा, एचेलॉन फॉर्म में मैं पहले आपको मैट्रिक्स से मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर बाद में मैं आपको ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसकी तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, एचेलॉन फॉर्म में हर 1 के नीचे जो है वो 0 होना चाहिए, हर 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये डायगोनल वाले हैं ये भी आपके 1 होने चाहिए। 1 के नीचे, यानी ये जो रेक्टेंगल बनती है ना, सॉरी ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बनती है ये भी 0 होनी चाहिए। और अगर तो ऊपर भी 0 है तो ये आपकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर हम 1-2 एग्जांपल देखते हैं जिसमें एचेलॉन फॉर्म आपको दी गई होगी, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। खैर इसमें तो नहीं कोई भी दी गई, लेकिन आपने याद रखना है कि ये, अब यहाँ पर देखिएगा, एवरी नॉन जीरो रो बीइंग विद कॉल्ड लीडिंग 1, यानी जो 1 है ना, लीडिंग 1, हर रो में 1 से लीड करना चाहिए। एवरी लीडिंग 1 इन अ लोअर रो इज फर्दर टू राइट ऑफ द लीडिंग 1 अबव इट इफ देयर आर 0 रोज दे आर एट द एंड ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आपकी एचेलॉन फॉर्म बन जाती है। अच्छा, एचेलॉन फॉर्म में और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में फ़र्क यही है कि ये आपकी जो रो है ये 1 से स्टार्ट हो, अगली ये वाली रो भी किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, नीचे इसके 0 होना चाहिए। अब अगर ऊपर 0 हो जाता है, यहाँ पर फर्ज करें 2 आ जाता, यहाँ पर 4 आ जाता, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, एचेलॉन फॉर्म है। लेकिन अगर ऊपर भी 0 है तो ये आपकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म होगी। ओके, तो ये आपकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। ठीक है जी, ओके, तो यही दोनों में फ़र्क है। तो एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए फार्मूला आपके पास होता है AX = B कैन बी फॉर्म अगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको हम अगमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, AB करके। ठीक है, तो ये निकालने का एक लंबा चौड़ा तरीका है, वो आप रहने दें, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जी, माइनर और कोफैक्टर निकालना। किसी भी मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर निकालने के तरीके हम देखते हैं। पहले हम माइनर को देख लेते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर आपने A11 निकालना हो तो A11 के नीचे वाली कॉलम और सामने वाला रो छोड़ेंगे, तो ये जो आपका बनेगा ये आपका माइनर बन जाएगा यह। लेकिन अगर यहाँ पर आपने A23 निकालना हो तो 23 के लिए यहाँ पर देखिएगा ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो A11, A12, A31, A32, तो ये आपका माइनर ऑफ A3 आ जाएगा, A23 सॉरी। इसी तरह माइनर ऑफ A32 आ जाएगा। लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, माइनर को, जो आपने माइनर निकाला होता है ना,
उसको -1 के ऊपर, जैसे अगर यहाँ पर को फैक्टर मैं ले लेता हूँ 832 का को फैक्टर, यहाँ पर मैं CF लिख देता हूँ। तो ये जो आपने माइनर निकाला होगा ना, माइनर को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है किसके साथ, -1 के साथ। लेकिन किसका निकाल रहे हैं, 32 का निकाल रहे हैं ना, तो 3 + 2 ऊपर कर देते हैं, यानी माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, तो माइनर जो भी आपका आंसर आएगा वो माइनस में आ जाता है, क्योंकि आड है तो आड की पावर -1 की पावर आड जो है वो -1 ही में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, कोफैक्टर आ जाता है। तो कोफैक्टर का फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि माइनर ऑफ AIJ को -1 से मल्टीप्लाई करके जो आपका ऑर्डर होता है उसको ऐड कर देते हैं। ओके, अगर ट्रांसपोज लेना आपको पता ही है, बहुत सिंपल सा काम है, रोज को कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं तो ये आपका ट्रांसपोज बन जाता है। एडजॉइंट लेना, एडजॉइंट लेने के लिए आपने क्या करना होता है कि जितना जो भी आपने ट्रांसपोज लिया होता है ना, वही आप क्या करते हैं, को फैक्टर्स जो आपने लिए होते हैं उनको हम ट्रांसपोज ले जाते हैं। यानी सबसे पहले आपने को फैक्टर लेने होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स की को फैक्टर ले लिए, को फैक्टर लेने के बाद जो ट्रांसपोज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट या एजुगेट। ओके, क्लियर हो गया। तो अब आगे ये को फैक्टर लेने के तरीके बताए गए हैं। ये C11 आपको मैं पहले बता चुका, -1 की पावर 1 + 1, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली 1 1 का मतलब है कि पहला ये वाला कॉलम और पहली रो छोड़नी है, जो बच जाता है उसको आपने डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो ये आपका कोफैक्टर। इस तरह कोई भी 1-2 कोफैक्टर आपको पूछ सकता है पेपर में। आगे जी क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल में हमने क्या करना होता है, x1 निकालने के लिए del 1 और del कर लेते हैं। del यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट है। चलिए मैं यहाँ पर फर्ज कर लें A है कोई मैट्रिक्स, तो A का डिटर्मिनेंट और ऊपर क्या आएगा, सपोज A1 आप ले लेते हैं, A1 का डिटर्मिनेंट, तो इसको del 1 कर दिया है, यहाँ del कर दिया, डिटर्मिनेंट है बेसिकली। ठीक है, तो ये भी आपको MCQs में पूछ सकता है कि del 1 क्या होता है। तो del 1 की कीमत ये आपने क्या करना होता है, यहाँ पे चेंज कर देनी होती है, जो इक्वल मैट्रिक्स होता है ना उसको यहाँ पर लिखना होता है। ये आपको पता ही है, ये आपने किया होगा मैट्रिक में भी जी। टॉपिक 4 है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस की डेफिनेशन आपको MCQs में पूछ सकता है कि रोज ऑफ नंबर्स को अगर किसी रो में लिखा जाए जैसे 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये आपकी सीक्वेंस बन जाती है। ठीक है, और ये हर नंबर जो टर्म कहलाता है, हर नंबर क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। तो ये पहले नंबर को हम A1 कहते हैं, दूसरे नंबर को A2 कहते हैं, सेकंड टर्म एंड सो ऑन। ओके, लास्ट वाली को एन टर्म कहते हैं। ये यहाँ पर जो आखिरी टर्म होगी उसको हम nth टर्म कहेंगे, या AN कह लें आप। ओके, आगे जी अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। अगर तो डिफरेंस किसी भी दो नंबर का, कंसेक्यूटिव दो नंबर का डिफरेंस सेम हो तो वो आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। जहाँ यहाँ पर जैसे 2 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर D क्या है, 1 है, सेम है सभी नंबर का, तो इसको हम अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देंगे। ठीक है जी, मैंने क्या बोला कि अगर कॉमन डिफरेंस हो किसी भी दो टर्म का तो वो सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, फार्मूला है इसका AN = A + n-1 × D। ठीक, AN = A + n-1 × D। ये आपको पेपर में दे सकता है फार्मूला, और आपसे पूछ सकता है कि ये कौन सी सीक्वेंस है। इसी तरह ये एक एग्जांपल है 2 4 6 8 10। तो पहले तो आपने ये चेक करना है सीक्वेंस कौन सी है, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। कैसे, इसका डिफरेंस देखें 2 आ रहा है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2। ठीक है, अगर सीरीज़ कैसे बनती है, अरिथमेटिक सीरीज़ अगर आपने सम यूज़ कर देना ना, अगर आप सम यूज़ कर दें यानी प्लस का सिंबल यूज़ कर दें तो अरिथमेटिक सीरीज़ बन जाती है। और अरिथमेटिक सीरीज़ को हम SN से शो करते हैं
किससे शो करते हैं, एस एन से। और इसका फार्मूला होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें क्या था, a प्लस था ना, तो यहाँ पर अगर आप 2 लगा दें, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ओवर n ओवर 2 से डिवाइड भी कर दें, यानी सारे को n बाई 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 से आपने मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया और ऊपर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक सीरीज़ का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, अगर तो रेशियो सेम हो, पहले था डिफरेंस, अगर रेशियो सेम हो तो वो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस बनती है। क्या सेम हो, रेशियो। रेशियो का मतलब है दो नंबरों को डिवाइड करें, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे लेते हैं, इसी को आप देख लें, 4 को अगर 2 पे डिवाइड करें 2 आ रहा है, 6 को 4 पे करें तो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। लिहाजा ये अरिथमेटिक सीरीज़ तो है लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए अगर आप एक एग्जांपल लें, जैसे 3 है, फिर उसके बाद 9 है, फिर 27 है, तो ये जो है ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगी। करके देख लें, 3 आ गया, 27 को 9 पे करके देख लें, 3 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ओके, इसी तरह इसका फार्मूला है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का या ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, ए एन इज इक्वल टू ए आर, ए इज इक्वल टू ए ही होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि रेशियो होती है तो यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर एन लगाएंगे तो यहाँ पर एन माइनस वन, ये आपका फार्मूला बन गया। ओके, किसका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ये यहाँ पर आप रहने दें, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला बन गया। ए जो है वो फर्स्ट नंबर है, आर रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है आपकी। अच्छा, आगे जी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी उसी तरह बनेगी, अगर आपका प्लस आ जाता है दरमियान में, जैसे कि मैंने 3 9 7 लिया, 27 लिया था, अगर प्लस में आ जाए तो इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ का नाम देते हैं। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला एस एन से शो करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए हमने ए एन, जबकि सीरीज़ के लिए एस एन का फार्मूला यूज़ किया है। फार्मूला सेम ही है, 1 माइनस आर ऊपर भी लिखेंगे, 1 माइनस आर नीचे भी लिखेंगे, ऊपर एन आ जाएगा, साथ में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला बन जाएगा। ओके, अच्छा अब देखिएगा, कह रहा है कि इफ़ द सीक्वेंस नंबर अप्रोचेज टू फाइनेट नंबर, अगर जवाब आपका फाइनेट आ जाता है, जैसे ये -40 या 5 आ गया, तो तब ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर नहीं होता तो ये डाइवर्जेंट होगी आपकी। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपका। अच्छा, आर एन जो है, इससे भी आपको पता चल जाता है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है। यानी अगर आर ग्रेटर देन 1 हो तो आर इंक्रीज इनडेफिनेटली एंड द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये याद रखना है, अगर आर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्ज करती है। कब, जब ये इंक्रीजेज हो, आर एन की वैल्यू क्या करे, इंक्रीज करे इनडेफिनेटली एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट। इफ़ आर लेस देन 1 हो, यहाँ से आपने याद रखना है, लेस देन 1 का मतलब है ये 0 की तरफ जा रहा है, तो जब 0 की तरफ कोई सीरीज जा रही हो तो वो आपकी क्या होती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, लेस देन 1 में मतलब क्या है कि वो 0 की तरफ जा रही है तो वो कन्वर्ज करेगी, लेकिन अगर 0 से या 1 से परे जा रही हो तो वो इसका मतलब इनफाइनेट नंबर की तरफ जा रही है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस सूरत में ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो ये आगे एक एग्जांपल है, इसको आपने चेक कर लेना, फार्मूला आपको दिया गया है, इसको आप हल कर लीजिएगा। टॉपिक नंबर 4 है, चलें टॉपिक नंबर 4 को भी हम कर लेते हैं। परमुटेशन की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि परमुटेशन का पहले हम देखेंगे कि परमुटेशन होती क्या है। जब नंबरों को आप अरेंज करते हैं तो उसको हम परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन के लिए, टू अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ रो, द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इज एन फैक्टोरियल एन। पहले सबसे पहले एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन देख लें कि एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है।
एन फैक्टोरियल को हम पढ़ते हैं एन फैक्टोरियल को एन टू एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन। जैसे कि अगर 5 का फैक्टोरियल लेना हो तो 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, एन माइनस वन यानी 5 में से पहले तो हम 5 इंटू 5 में से एक निकाला 4, फिर 4 में से एक निकाला 3, इन बैक रिवर्स कर देते हैं अप टू 1 की तरफ। तो ये इसका फैक्टोरियल निकालने का फार्मूला है। ठीक है जी। दो चीज़ें हैं, कम्बिनेशन और परमुटेशन। कम्बिनेशन और परमुटेशन में फ़र्क क्या है, अगर दो ऑपरेशन ऑर्डर में हो, n पॉसिबल आउटकम फॉर b, देन द r n पॉसिबल आउटकम द फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड। एग्जांपल, basket contain a mango and b basket contain apple and orange, you draw fruit। अच्छा, एक में ऑर्डर होता है और एक में ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें आगे जैसे कि 8 परमुटेशन 6 निकालना हो तो ये आपको पेपर में पूछ सकता है कि आपने 8 परमुटेशन 6 निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल फार्मूला इसका भी। परमुटेशन का ऊपर यहाँ पर ये दिया गया है n फैक्टोरियल ओवर n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आपका MCQs बन सकता है परमुटेशन के लिए। ठीक है, और ये जो फार्मूला है ना r फैक्टोरियल परमुटेशन का ओवर n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। जैसे कि ये 8 है, 8 का फैक्टोरियल, 8 पे 6 निकालना ना, 8 का फैक्टोरियल 8 में से 6 माइनस कर लेंगे तो 8 माइनस 6 कितना आ जाता है 2, 2 का फैक्टोरियल। तो ये आप फैक्टोरियल निकालना आपको आता है, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन का फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, उसमें हमने कम्बिनेशन को लिखते किस तरह, NCR, ये NR इस तरह भी लिख लेते हैं। ठीक है, N कम्बिनेशन R। तो ये फार्मूला क्या है, NPR ओवर R फैक्टोरियल, बस ये फ़र्क है। तो ये इसको हम n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, परमुटेशन में हम n माइनस r लेते थे ना, लेकिन यहाँ पर नीचे r का फैक्टोरियल भी लिखेंगे। जैसे अगर यही होता 6 परमुटेशन 6 है तो 6 कम्बिनेशन 6 होता, तो 6 फैक्टोरियल नीचे आना था 6 माइनस 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जैसे कि है 16 कम्बिनेशन 11 है, तो 16 फैक्टोरियल, 16 में से 11 निकाले 5 फैक्टोरियल और 11 का फिर से फैक्टोरियल, बस यही फ़र्क है माइनर सा। ठीक है, आगे जी टॉपिक नंबर 5 है। टॉपिक नंबर 5 में बाइनॉमियल थ्योरम के बारे में हम देखेंगे। बाइनॉमियल थ्योरम का फार्मूला देखिएगा, स्क्वायर खोलने आपने सीखे हुए हैं। बड़े अगर नंबर आ जाते हैं, जैसे x प्लस वाई की 4 है, तो बहुत सिंपल तरीक़ेकार है, बाइनॉमियल फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या, कैसे, मैं आपको ट्रिक से बता देता हूँ। आपने करना क्या होता है, कितनी दफ़ा कितनी पावर, 4 पावर है, तो वेरिएबल एक x और एक y है, पहले x की 4 लिख लें और एंड पे जो है वो y की 4 लिख लें। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि पहले प्लस में है तो प्लस में आपने प्लस ही रखना है, पहले x की 4 और y की 4, ये तो आपने लिखने है। फिर प्लस x की कम करते जाएं, यानी x की 3, यहाँ पर फिर y बढ़ाते जाएं, y की 1, फिर प्लस x की 2, y की 2 एंड सो ऑन। समझ आ गई इस चीज़ की। इसी तरह ये है, जैसे देखिएगा x प्लस y है, x की 5 y की 5 आ गया। अब फिर x की 4 y, x की 3 y की 2, x की 2 y की 3, x y की 4। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे कैसे आपने मैनेज करने हैं ये नंबर, ये जो 5 है 10 है, ये आपने कैसे लगाना है।
अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना होता है, पहले आपने 5 को ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 1, फिर लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 2, फिर लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 3, फिर लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 4, फिर लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 5। ठीक है, चलो मैं आपको एक दफ़ा इन डिटेल बता ही देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। जैसे ये वाला है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले x की 5 लिखा, फिर यहाँ पर क्या लिखा, y की 5 लिखा। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था, आपने x कम करते जाना है, यानी x की 4 y प्लस x की 3 क्या होगा, y की 2, y बढ़ाते जाना है, प्लस x की 2 y की कितनी आ जाएगी 3, प्लस x की 1 और y की कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, और प्लस ये y आ गया। उसके बाद पहले और आखिरी को तो आपने एज इट एज रहने देना है। फिर आएगा 5, चूँकि ये पावर 5 है तो 5 C1 5 C2 5 C3 5 C4, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो 1 5 1 5 आगे 10 है तो दरमियान में। इसका एक और ट्रिक ये भी है कि जैसे यहाँ पर ये 1 5 है तो ये भी 1 5 है, आगे 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, 1 4 है तो ये भी इधर से आपका 1 4 आ जाएगा, दरमियान में आपके 6। वो अब तो आप सॉल्व करके ही लगाएंगे, लेकिन ये ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको ट्रायंगल से भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर 1 1 फिर 1 1 कर लेंगे, फिर 1 2 1 कर लेंगे, फिर 1 3 3 1 कर लेंगे, 1 4, ये यानी ये आपको दिया गया कि कौन से नंबर कौन सी पावर के लिए आप ये चीज़ें लिखते हैं। जी, ये 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, होपफुली आपको समझ भी आई होगी। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें, एक फ़ाइल है मेरे पास शॉर्ट MCQs की, वो भी हम देख लेते हैं। MCQs हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। पाँच 10 मिनट इस पर लगाते हैं। तो ये फाइल है जी, मैट्रिक्स 3/2 व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी सच दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज़ पॉसिबल। कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/2 है तो बी व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, अगर वो सब्ट्रैक्टिबल हो तो दोनों का सेम होना चाहिए। याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए, तो ये भी 3/2 होगा। ओके, ए ये है, बी ये है, देन ए देखें, एक आप देखें ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है, 1 2 3 नहीं मौजूद, 2 3 नहीं, इसमें भी मौजूद नहीं है। तो क्या कह रहा है, ए इज़ अ सबसेट नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ बी ये भी नहीं है, बी इज़ अ सबसेट ये भी नहीं है, तो ये यूनियन ऑफ ए बी हैज़ 4 एलिमेंट्स। तो इन सारी सी बात है, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी दिया गया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आप इसको फाइंड कर लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। द नंबर इज़, ये आपका रैशनल है क्योंकि ये ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, 1/c इज एन एग्जांपल ऑफ अनडिफाइंड नंबर है। 1/0 जो होता है वो नन ऑफ अनडिफाइंड है, यानी 0 नहीं होना चाहिए। बट के नीचे आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, p और q, तो q नॉट 0 होना चाहिए, तो इसमें कोई भी नहीं आएगा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ -a, एडिटिव इनवर्स यानी लेना हो, यानी एडिशन का इनवर्स क्या होगा, माइनस से होगा ना, माइनस से आपका आ जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन एग्जांपल ऑफ नंबर, तो ये इरेशनल नंबर है, अभी हमने पढ़ा था। स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं।
विच आर द फॉलोइंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जी इज इक्वल टू 1 ओवर इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स। इसका आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जब आप आंसर देखेंगे तो इसमें से आंसर कोई नहीं होगा, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन दोनों बराबर होंगे, नहीं बल्कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ए द सेट बी, अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का है, तो जाहिर सी बात है फिर ए सी का भी होगा, ओके। तो इसको आप सॉल्व करके हल कर लीजिएगा। तो 2 को पहले 1 से, फिर माइनस योटा से, फिर 2 को 1 से, फिर 2 को योटा से, योटा स्क्वायर की कीमत आपको पता -1 होती है, वो सॉल्व करके 4 आंसर आपका आ जाता है। आगे ये एफ एक्स दिया गया, जी एक्स दिया गया, एफ डिवाइडेड बाई एक्स निकालना है। डिवाइड कर देंगे, एक्स ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है। व्हाट इज द रोस्टर मेथड, तो ये रोस्टर मेथड आपको मैंने भी बताया था, नंबरों में जब लिखा जाता है इसका रोस्टर मेथड आप देखिएगा, -5 से लेकर 5 तक लेने हैं, तो ये वाला आपका आ जाएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन, तो इसकी डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर होंगे, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, आई से, ये भी आपको बता चुका हूँ। एफ एक्स दिया गया, जी एक्स दिया, एफ माइनस जी एक्स दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये 2x माइनस 1, ठीक है जी। ये सिंपल से MCQs हैं, ये आप कर लेंगे। पाई इज एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाई रैशनल नहीं है, इरेशनल है, ठीक है। कार्डिनैलिटी बतानी है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेंगे, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, तो गलत है ये। अच्छा, इंटरसेक्शन की बताना है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन की 2 आ जाएगी। डिटर्मिनेशन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन इज, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक कर लेंगे, b² - 4ac से, तो जो कि 0 से बड़ा होगा, ठीक है। चेक करके आप देख लीजिएगा, जो भी डिस्क्रिमिनेंट आएगा 0 आएगा या 0 से बड़ा जो भी आएगा। ये पहले आ चुका है, रिपीट हो रहा है। ये कह रहा है S² मैट्रिक्स विद वंस ऑन द डायगोनल, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, आइडेंटिटी जिसमें डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। इनवर्स ऑफ का ये पहले आ चुका है, -a आएगा, एड इनवर्स ऑफ a। एफ एक्स दिया गया, जी कंपोजिट एफ एक्स निकालना है, तो ये जी कंपोजिट एक्स आप निकाल सकते हैं इजीली। जी माइनस w निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने वाला काम है, इसको भी वैल्यूट करके देख लीजिएगा। तो ये जी आपका पेपर है मिड टर्म का, इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर आएगा सारा। थैंक यू। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब